हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बुक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में जीवनी साहित्य, आत्मकथा, यात्राव्रत और संस्मरण व रेखा चित्र इत्यादि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवनी साहित्य। जीवनी किसे कहते हैं? तो ये एक गद्य विधा है जीवनी, और किसी महान चरित्र या व्यक्ति अथवा किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए जीवन साहित्य को ही क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर लिखे गए जीवन साहित्य को ही क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। आलोची युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों आदि से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। महात्मा गांधी इस युग में सर्वप्रिय नेता थे, अतः उनसे संबंधित जीवनियाँ खूब लिखी गई। घनश्याम दास बिड़ला की है बापू। घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है बापू 1940। काका कालेलकर की है बापू की झांकियाँ 1948, और सुमंगल प्रकाश की है बापू के कदमों में। तो बापू किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है, और बापू की झांकियाँ काका कालेलकर, और बापू के कदमों में सुमंगल प्रकाश। सुशीला नायर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जैनेन्द्र कुमार ने बापू पर जीवनियाँ लिखी। इसके अतिरिक्त भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस तथा नेहरू से संबंधित जीवनियाँ भी लिखी गई। भगत सिंह पर लिखी गई जीवनियों में पहली महत्वपूर्ण कृति है रतनलाल बंसल की सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जीवनी किसकी है? तो रतनलाल बंसल की। कब लिखी? 1941 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हरिकृष्ण त्रिवेदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हरिकृष्ण त्रिवेदी ने सुभाष चंद्र बोस 1941। छविनाथ पांडे ने नेताजी सुभाष 1946। गिरीश चंद्र जोशी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1946 लिखी। इन कृतियों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के निजी जीवन के साथ साथ नेतृत्व संबंधी गुणों का पता चलता है। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी जीवन के आधार बनाकर रतनलाल बंसल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 1946 तथा विश्वनाथ वैशंपायन ने चंद्रशेखर आजाद कि क्रांतिकारी जीवन को आधार बनाकर रतनलाल बंसल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 1946 तथा विश्वनाथ वैशंपायन ने चंद्रशेखर आजाद 1965 कृतियों की रचना की। वैशंपायन आजाद के अंतरंग मित्र थे और उनके निजी सचिव थे। भारतीय जनजीवन में संत महात्मा सदा से पूज्य रहे, अतः उनका उज्जवल चरित्र तथा अमूल्य उपदेश इस देश के लोगों में नए उत्साह का संचार करता रहा। विभिन्न लेखकों ने महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य आदि के जीवन को आधार बनाकर जीवनियाँ लिखी। इस दृष्टि से भदंत आनंद कोसलायन ने भगवान बुद्ध 1940, भवानी दयाल सन्यासी ने स्वामी शंकरानंदन 1942, दीन दयाल उपाध्याय ने जगत गुरु शंकराचार्य 1947 नामक जीवनियाँ लिखी। इस युग में भारतीय इतिहास से संबंध महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी गई। इस संदर्भ में शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई। इनमें लाला लाजपत राय की छत्रपति शिवाजी 1939 तथा भीमसेन विद्यालंकार विरचित शिवाजी 1951 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीताराम कोहली विरचित रजित सिंह 1931, द्वारका प्रसाद शर्मा कृत भीष्म पितामह 1940, जीवनलाल प्रेम विरचित गुरु गोविंद सिंह 1941, चंद्रबली त्रिपाठी कृत धर्मराज युधिष्ठिर 1951 भी उल्लेखनीय है। विदेशी महापुरुषों पर भी जीवनियाँ लिखी गई। इनमें राहुल सांकृत्यायन तथा रामरक्ष बेनीपुरी के नाम उल्लेखनीय है। राहुल जी ने स्टालिन 1953, कार्ल मार्क्स पर 1954 तथा माओ जे तुंग 1956 नामक ग्रंथों की रचना की। रामरक्ष बेनीपुरी ने रोज लुक्जेमबुर्ग 1946 तथा कार्ल मार्क्स 1951 नामक जीवनियाँ लिखी। बनारसी दास द्वारा रचित अराजकतावादी लुई माइकेल
1939, राम इकबाल सिंह द्वारा रचित स्टालिन 1939, लक्ष्मण दास भारद्वाज विरचित इटली का तानाशाह मुसोलिनी 1940 अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं। साहित्यकारों में प्रेमचंद अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं। प्रेमचंद को आधार बनाकर भी सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई। इनकी पत्नी द्वारा 88 उपशीर्षकों के माध्यम से प्रेमचंद पर प्रेमचंद घर में किसने लिखी? तो शिवरानी देवी थी इनकी पत्नी। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने 1956 नामक जीवनी लिखी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र अमृत राय ने भी कलम का सिपाही। अमृत राय ने कौन सी लिखी? कलम का सिपाही 1967 नामक प्रेमचंद पर जीवनी लिखी। और मदन गोपाल ने प्रेमचंद पर कलम का मजदूर किसने लिखी? तो मदन गोपाल ने 1965 नामक जीवनी लिखी। प्रेमचंद के अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कहीं जीवनियाँ लिखी गई, जिनमें गंगा प्रसाद पांडे द्वारा लिखित महाप्राण निराला जीवनी किसकी? तो गंगा प्रसाद पांडे की। और रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना जीवनी किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा के द्वारा 1969। विशेष रूप से उल्लेखनीय है शांति जोशी द्वारा लिखित सुमित्रा नंदन पंत जीवनी किसकी है? तो शांति जोशी के द्वारा। पंत जीवन और साहित्य 1970। विष्णु प्रभाकर विरचित आवारा मसीहा 1974 अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं। आवारा मसीहा बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हैं। आवारा मसीहा किस पर आधारित है? तो प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हिंदी जीवन साहित्य की अन्यतम कालजयी कृति है। इनके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तियों पर स्वतंत्र ग्रंथ भी खूब लिखे गए। अगली है आत्मकथा। आत्मकथा की बात करें तो है ना, जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है, यानी कि खुद लिखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा कहते हैं। और हिंदी में प्रथम आत्मकथा किसकी है? तो बनारसी दास जैन की द्वारा लिखित अर्धकथानक प्रथम आत्मकथा है हिंदी साहित्य की। इस काल में आत्मकथाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई। इस समय लगभग सभी प्रमुख साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांति प्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंददास पांडे, बेचन शर्मा उग्र, संत राम बीए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, हरिवंश राय बच्चन सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाकार थे। इनकी आत्मकथाएं थी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार, सोपान तक। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी 1941 में, हरिभाऊ ने साधना के पद पर, यानी कि श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, कब लिखी? 1941 में। हरिभाऊ ने साधना के पद पर कब लिखी? 1946 में। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी जीवन यात्रा 5 खंड में लिखी। और सत्यदेव परिव्राजक ने स्वतंत्रता की खोज में 1951। शांति प्रिय द्विवेदी ने परिव्राजक की प्रजा 1952। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के वीरन 1952। नील यक्षिणी 1985 लिखी। सेठ गोविंददास ने अपनी आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंददास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण 1957। पांडे बेचन शर्मा ने अपनी कबर 1960 लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 तथा 10 द्वार के से सोपान तक 1985 शीर्षक से 4 खंडों में आत्मकथाएं लिखी। हरिवंश राय बच्चन की इंपोर्टेंट है, 4 खंडों में लिखी थी, प्रकाशित हुई थी इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं कब लिखी थी? तो 1969। और नीड़ के निर्माण फिर 1970 और बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षक से 4 खंडों में आत्मकथा लिखी। इस कालखंड में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भवानी, दयाल सन्यासी, गणेश प्रसाद वर्णी, अजित प्रसाद जैन, आलोक राय शास्त्री, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, बलदेव राज धवन, पृथ्वी सिंह आजाद, चतुर्भुज शर्मा, सुखदेव राज, मोराजी
देसाई तथा बलराज मधोक के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस युग में हिंदी की आत्मकथा साहित्य को पत्रकारों, अध्यापकों, वकीलों, फिल्म कलाकारों, पुलिस कर्मचारियों आदि ने भी समृद्ध किया। प्राय सभी आत्मकथाकारों ने पारिवारिक जीवन की अपेक्षा अपने कार्य क्षेत्र संबंधी प्रकरणों की प्रमुखता दी है। अगला है यात्राव्रत। यात्राव्रत यही वह युग है, यानी कि छायावादोत्तर युग के बात हो रही है। यही वह युग है जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप भारत के विश्व भर के देशों के साथ राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंध जुड़े। इस कारण भारत के लोगों का विदेशों में खूब आना जाना रहा। कुछ ने वहां रहकर आजीविका के साधनों का लाभ उठाया। प्रगतिवादी आंदोलनों के फलस्वरूप बहुत से लोगों का ध्यान साम्यवादी देशों की यात्रा की ओर भी गया। इस दृष्टि से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र, आर्योपदेशक संतराम, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंददास, पंडित नेहरू आदि उल्लेखनीय हैं। स्वामी सत्यदेव की मेरी पांचवी जर्मन यात्रा। स्वामी सत्यदेव की है मेरी पांचवी जर्मन यात्रा 1955, अधिक सजीव नहीं है। कन्हैयालाल की मेरी इराक यात्रा 1940, संत राम विरचित स्वदेश विदेश यात्रा 1940 उल्लेखनीय है। इस समय रूस से संबंध यात्रा व्रत अधिक लिखे गए, क्योंकि रूस से संबंधित यात्रा व्रत अधिक लिखे गए क्योंकि रूस से हमारे संबंध अधिक सुदृढ़ रहे। रूस यात्रा से संबंधित डॉक्टर सत्यनारायण, रोमांचक रूप महेश प्रसाद श्रीवास्तव, दिल्ली से मॉस्को राहुल सांकृत्यायन, रूस के 25 मास राहुल सांकृत्यायन का यात्रा व्रत है। रूस के में 25 मास यशपाल जैन का है, रूस में 46 दिन। और रामकृष्ण रघुनाथ खडीलकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, डॉक्टर नगेंद्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, लक्ष्मी देवी चूड़ावत, हिंदू कुश के उस पार तथा दुर्गावती सिंह, सीधी सादी यादें ने यात्राव्रत लिखे। इस प्रकार लेखकों ने चीन, जापान आदि अन्य देशों से संबंधित कई यात्राओं का वर्णन किया। दिनकर ने देश विदेश 1957, दिनकर का यात्रा वृतांत है देश विदेश 1957 तथा मेरी यात्रा 1970 में अपने यात्रा व्रतों को संकलित किया, जिसमें कश्मीर, सौराष्ट्र आदि भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त यूरोप यात्रा के चित्र प्रस्तुत किए। इसी प्रकार स्वदेश यात्रा संबंधी यात्राव्रत भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुई। स्वामी प्रणवानंद तथा स्वामी रामानंद द्वारा रचित कैलाश मानसरोवर एवं कैलाश दर्शन में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य साकार हो उठा है। विष्णु प्रभाकर ने ज्योतिपुंज हिमालय, विष्णु प्रभाकर का यात्राव्रत है ज्योतिपुंज हिमालय 1982। राहुल जी के किन्नर देश में राहुल यात्रावली तथा दार्जिलिंग परिचय यात्रा विषय कृत्या उल्लेखनीय। आगे ने हरे यायावर रहेगा याद, आगे का यात्राव्रत है हरे यायावर रहेगा याद 1953 में असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्राव्रतों को सृजनात्मक उपलब्धि का रूप देने वाली रचनाओं में मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश का यात्राव्रत है आखिरी चट्टान तक 1953 का उल्लेखनीय स्थान है। मुनि कांति सागर द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए यात्राएं की, जो कि खोज की पगडंडियां। मुनि कांति सागर की यात्राव्रत है, मुनि कांति सागर का है खोज की पगडंडियां 1953 और खंडहरों का वैभव 1953 में वर्णित है। प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतर गई जइयों 1958 में स्थानीय बोली का पुट देते हुए गोंडा तथा बस्ती जिलों के लोक जीवन पर चित्र अंकित किया। विधि निधि सिद्धांतकार ने शिवालिक की घाटियों में 1953 शिकारी यात्राओं का कलात्मक वर्णन किया है। काका कालेलकर ने हिमालय की यात्रा, काका कालेलकर का यात्राव्रत है हिमालय की यात्रा 1948 तथा सूर्योदय का देश 1955। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने बद्रीनाथ की ओर 1959, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का यात्राव्रत है बद्रीनाथ की ओर 1959 तथा शंकर ये पार बंगला 1982 में भारत की छवि दिखाई है। तो ये प्रमुख यात्राव्रत थे छायावादोत्तर काल के। आगे हैं संस्मरण तथा रेखाचित्र। संस्मरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है सम्यक स्मरण। जब कोई लेखक या कवयित्री अपने जीवन में किसी वस्तु, प्राणी, यात्रा
आदि से अत्यधिक प्रभावी होते हैं तथा उनसे जुड़े स्मृतियों या घटनाओं को याद करते हुए सम्यक रूप से शब्द बंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तथा रेखाचित्र किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति या लेखक किसी वस्तु या व्यक्ति, घटना या किसी निजी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। यानी कि रेखाचित्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द का पर्यायवाची है। जिस प्रकार चित्रकार रेखाओं के माध्यम से किसी घटना या चित्र को उकेरता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति या लेखक घटना या व्यक्ति या चित्र को शब्दों के माध्यम से रेखांकित करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो रेखाचित्र बोलते हैं। तो देखते हैं संस्मरण तथा रेखाचित्र ये कब के हैं? तो छायावादोत्तर काल के हैं, छायावाद के बाद के समय के हैं। इस संबंध में हंस का रेखाचित्र विशेषांक मार्च 1939 संपादक श्री पतराय सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इन विधाओं के हिंदी लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी, इनका बनारसी दास का जन्म कब हुआ था? तो 1892 का अत्यंत स्थान है। उन्होंने हमारे आराध्य 1952 और संस्मरण 1953 शीर्षक संस्मरणात्मक रचनाओं तथा रेखाचित्र 1952 एवं सेतुबंध 1952 शीर्षक से रेखाचित्र संग्रह को प्रस्तुत किया। श्री राम शर्मा का जन्म हुआ 1912 में। अन्य प्रमुख संस्मरण एवं रेखा चित्रकार है। उनके प्राणों का सौदा, किनका प्राणों का सौदा? तो श्री राम के प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जेव 1949 और वे जीते कैसे हैं 1957 उल्लेखनीय है। राम रक्स बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? 1902 में। अपने अद्भुत शब्द शिल्प के लिए प्रख्यात है। लाल तारा 1938, माटी की मूर्ति 1943, गेव और गुलाब 1950 तथा मील के पत्ते 1957 इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। किनकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की कृतियां हैं। लाल तारा 1938, माटी की मूर्ति 1943, गेव और गुलाब 1950, मील के पत्तर 1957। ये रेखा चित्र है। मील का पत्तर, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी के। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि महादेवी वर्मा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और नाम है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र कब का है? तो 1941। स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956 और स्मारिका 1971 और मेरा परिवार 1972 उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह है। किनके हैं? तो महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971 और मेरा परिवार 1972 ये उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह है। किनके? महादेवी वर्मा के। इन दोनों विधाओं में विशेष योगदान के लिए प्रकाश चंद्र गुप्त भी स्मरणीय है। पुरानी स्मृतियाँ 1947 में इनके स्मृति चित्र संकलित हैं। तो रेखा चित्र 1940 में निर्जीव वस्तुओं, स्थानों आदि पर लिखे गए रेखा चित्र प्रसिद्ध है। इस युग के अन्य इस संस्मरण लेखकों में राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके टूटा तारा 1940 में संकलित, मौलवी साहब, देवी बाबा आदि संस्मरण विशेष पठनीय हैं। विनय मोहन शर्मा जन्म 1905 का है। इनका रेखाचित्र संग्रह रेखा और रंग अपनी चुटीली शैली तथा मार्मिक चित्रण के लिए प्रख्यात हैं। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्कुराई 1953 में संकलित, माटी हो गई सोना एवं दीप जले शंख बजे 1959 में संग्रहित रेखाचित्र भी उल्लेखनीय हैं। शिव पूजन सहाय 1893 से 1962। शिव पूजन सहाय का टाइम कितना है? तो 1893 से 1962 के संस्मरण तथा रेखाचित्र वे दिन वे लोग किनका है? तो शिव पूजन सहाय का कब का है? 1965 में संकलित हैं। सत्यवती मलिक जन्म 1907, संस्मरण और रेखाचित्र अमिट रेखाएं 1951 में संकलित है। देवेंद्र सत्यार्थी जन्म 1907, भावात्मक संस्मरण तथा रेखाचित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। रेखाएं बोल उठी 1950 उनका उल्लेखनीय संग्रह है। किनका? तो देवेंद्र सत्यार्थी का। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी।
शांति प्रिय द्विवेदी 1906 से 1967 की स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में उनके कवि हृदय को अभिव्यक्त मिलती है। कवि हृदय की अभिव्यक्ति मिलती है। उपेंद्र नाथ हस्क के भी रेखाएं और चित्र 1955। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ हस्क का है। मंटो मेरा दुश्मन 1956 का, रेखाएं और चित्र 1955 का। और ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 भी उल्लेखनीय रेखा चित्र है। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 का। संस्मरण साहित्य बचपन की स्मृतियाँ। बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? तो राहुल सांकृत्यायन का। बचपन की संस्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957 और मेरे असहयोग के साथी संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब 1967। जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें तथा जिन्होंने जीना जाना 1971। सेठ गोविंद दास जन्म 1893 ने स्मृति कण 1959 तथा चेहरे जाने पहचाने 1966 संस्मरण तथा रेखाचित्र लिखे। संस्मरण साहित्य को अलंकृत करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव 1962, रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू 1965 तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 तथा हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोके 1962 उल्लेखनीय। आलोच्य युग में अन्य लेखकों ने भी मूल्यवान रचनाओं द्वारा हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य को समृद्ध किया है। सत्यजीवन वर्मा भारतीय की एल्बम 1949, ओकार शरद की लंका महाराजिन 1950, कैलाश नाथ काटजुकी में भूल नहीं सकता 1955, प्रेम नारायण टंडन के रेखाचित्र हैं 1959, इंद्र विद्यावाचस्पति की मैं इनका ऋणी हूँ 1959, विनोद शंकर व्यास की प्रसाद और उनके समकालीन 1960, संपूर्णानंद की कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962, पद्मनी मेनन की चांद 1969, परिपूर्णानंद की बीती बातें 1976, कृष्णा सोबती की हम हसमत 1977, विष्णु प्रभाकर की मेरे अग्रज मेरे मित 1983, फणीश्वर नाथ रेणु की वन तुलसी की गंध 1984 अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। संस्मरण साहित्य की सबसे अनमोल निधि वे पत्र पत्रिकाएं जिनमें वे नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। सरस्वती में मनोरंजक संस्मरण, नई धारा में मुझे याद है, धर्म युग में एक दिन की बात अविस्मरणीय, जब मैं 16 साल की थी आदि शीर्षकों के अंतर्गत अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो छायावादोत्तर गद्य साहित्य के अंतर्गत अन्य गद्य विधाएं, जिसमें हमने जीवन साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्राव्रत और आत्मकथा आदि को देखा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप पहली बार आए हो चैनल में तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।